अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को टी विद आसिफ खेतरान में खुश आमदीद। आज हमारा पहला प्रोग्राम है और इस पहले प्रोग्राम में मैंने चाय पे जिसको दावत दी है, मेरे लिए वो इंतहाई मोहतरम शख्सियत हैं कि हम उनसे बात भी करें, उनकी बहुत सारी खूबसूरत बातों से मुस्तफ़ीद भी हों। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं वो एक उस्ताद कहलाते हैं, लेकिन ये जगत उस्ताद हैं। एक जहाँ इनके ज़ेवर तालीम के हवाले से और बहुत सारी और शख्सियत के जो पहलू हैं, उनसे मुस्तफ़ीद हुआ है। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जिन्हें मैंने दावत दी, वो हैं जनाब प्रोफ़ेसर आमिर फ़हीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब और एन न्यूज़ की तमाम टीम को। मेरे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है कि मैं यहाँ आज बतौर मेहमान बैठा हूँ और ये खुशी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे सराइकी ज़ुबान में हम कहते हैं कि खुशी में आते हुए देख कर के जब वो भागती है खातून तो या दुपट्टा उसका उतर जाता है या जूता उसके पाँव से निकल जाता है। मैं भी इसी खुशी की कैफियत का शिकार हूँ और मैं देख रहा हूँ कि चूँकि मेरा बचपन से ये ख्वाब है और इस ख्वाब के ताक़ुब में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे खुशी होती है कि मैं उस वक़्त जब मैं 8 साल का था तो मुझे पहला तोहफ़ा जो है वो मुझे 8 mm का कैमरा मिला। तो वहाँ से मेरे लिए मोहब्बत का आगाज़ हुआ जो आज तक मेरी कैमरे से दोस्ती चली आ रही है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब जदीद चीज़ों की वजह से ये पॉसिबल हो गया है कि किसी जगह को भी बड़ा बनाया जा सकता है और मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, बेशुमार ममालिक देखे हैं। जहाँ मैं जाता हूँ आसिफ साहब, मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मैं देखूँ कि ये डिजिटली जो है इसमें मीडिया में ये कहाँ तक आगे हैं। तो अब वो तमाम सहूलियात हमारे पास मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कम्पीट कर सकते? हर चीज़ के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। वो ग्रैंडर खुल गया है, हर चीज़ सामने आ गई है, तो लिहाजा उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और ये इस तरह से जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इंतहाई खुशी की बात है। और फिर आप जैसे होस्ट आसिफ खेतरान, एक एक ज़माने में तो रेडियो ही पूरी एक्टिविटी होती थी और ड्रामे के जो हमारे 3 उसूल हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा जो है एक्शन के आवाज़ के ज़रिए से आपने सब कुछ बताना है। तो आसिफ खेतरान साहब ने पहली मंजिल से प्रोड्यूसर से लेकर और स्टेशन डायरेक्टर और कंट्रोलर तक जो है, वो बहुत शानदार तक ये सफ़र तय किया बड़ी कामयाबी से और माशाअल्लाह मैं लाखों दिलों की धड़कन है। चूँकि सर मेरी तारीफ़ करते जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि आज मैंने उन्हें दावत दी है, उन्हें तकलीफ़ दी है, ज़हमत दी है, तो मैं चाहता हूँ उनकी बातें हम उनसे ज़्यादा सुनें। और अभी जो उन्होंने सराइकी में जो बात की, तो मैं भी सराइकी का ही एक जुमला उनकी नज़र करना चाहता हूँ कि सजाना में अखी ठरन। तो सा तशरीफ़ गिनाए हो, हमारे लिए ये बाइस एज़ाज़ है। प्रोफ़ेसर आमिर फ़हीम साहब, आपने अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ाया एक तवील मुद्दत तक। इसके साथ-साथ जो आज का हमारा व्यूअर है, देख रहा है, वो टेलीविज़न से होता हुआ एलसीडी में कन्वर्ट हुआ, टेलीविज़न की बड़ा सा डब्बा था, फिर उससे होता-होता वो एक छोटी-सी स्क्रीन है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, उस पे शिफ्ट हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया और तकरीबन सारी चीज़ें उसमें चल गई। लेकिन आपने ये सारा कुछ आज से उस वक़्त किया जब लोगों को इसका ध्यान तक नहीं था, तो ये ख़्याल कैसे आया कि एक तरफ आपका, जैसे अभी आपने बातों में ज़िक्र भी किया है कि आप बचपन में ही आपको 8 एमएम का कैमरा मिला, कैसे शौक हुआ कि जी मैंने इस तरफ जाना है? आसिफ साहब, ये शौक की बात है जी। और 2-3 शौक थे मुझे बचपन से। फ़ोटोग्राफ़ी कैमरे मिल गया मुझे तो उसके साथ मेरा ये शौक बढ़ा और मैंने उसी वक़्त ही, यानी मैं 8वीं तक जब मैं पहुंचा तो मैं बच्चों के लिए फ़िल्में बनाता था और उनको माशाल्लाह। प्रोजेक्टर मेरे पास था, उस पे चला के दिखाया करता था। वाह! और चूँकि मुझे उस वक़्त साउंड का पता नहीं था, लेकिन मैं वो चला के पीछे-पीछे बोलता रहता था, अच्छा, कमेंट्री करता। वाह! तो वो चीज़ें वहाँ से चलीं रफ़्ता-रफ़्ता। फिर मेरी वालिदा मोहतरमा, मेरे वालिद साहब, और माशाअल्लाह मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जान वन ऑफ द 10 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था किसी चीज़ का। तो मुझे पता चला कि एक कैमरा आ गया है और अच्छा, वो रिकॉर्डिंग भी करता है। अच्छा। तो मैंने अपने वालिद साहब से ज़िद की
और वो मैं कैमरा और वीसीआर लेके आया इतने पैसों से कि आज उससे मर्सिडीज खरीदी जा सकती है उस वक्त। और वो कैमरा और उसका वीसीआर, वो वीसीआर मौजूदा हमारे डबल बेड के बराबर था वो वीसीआर और बड़ी बड़ी कैसेट्स उसमें लगती थी। ठीक है। और मैं वो करता था। और फिर आप ये देखें कि ये है गालिबन 76 या 77 में। तो मैंने उस वक्त उस कैमरे के ऊपर चांदी की दीवार एक फिल्म बनानी शुरू की, जो मैं बना ना सका। अच्छा। मगर मेरी उस्ताद वो फिल्म थी जो आपने अपनी, अच्छा उसे लिखा भी आपने खुद था? जी, मैंने खुद लिखा। मैंने 45 फिल्में बनाई हैं, फीचर फिल्में सिनेमा की, और उसमें उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सराइकी की जी। और पश्तो का तो मैं सुपर हिट राइटर डायरेक्टर था। तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मुझे खुशी है मेरे सारे उस्ताद हैं, मगर बाकायदगी से हम लोग माजरत के साथ, हम फील्ड के जो लोग हैं ना, हम बड़े खसीस हैं। हम किसी को शागिर्द नहीं बनाते। अगर हम किसी को शागिर्द बनाते हैं तो उसको ऐसी साल हासाल तक चक्रियां देते हैं कि वो आपके रेडियो के ऊपर मैं देखता था कैंटीन पे बैठकर चाय पीते हुए, जो शौकीन लोग आते थे तो उस्ताद कहता कि तुम्हारा गला खराब है, ऐसा करो कि तुम 5 किलो देसी घी ले आओ, 4 काले मुर्गे ले आओ, अंडे ले आओ। गला तुम्हारा खराब है और फिर तुम्हें, हाँ, मैं खाऊंगा, मैं साथ बैठ के तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कैसे खाना है और तुम्हारा गला कैसे तर होगा और सुरीले तुम कैसे बनोगे। तो इन चीजों को देखते हुए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ, फिर बड़े बड़े लोग मिले, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से, फिल्म इंडस्ट्री के शौकत हुसैन रिजवी साहब हैं, अली साहब हैं, बड़ा नाम, बड़े बड़े नामवर लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ। तो सबसे पहले मैं 16 ईयर की एज में था जब मैं स्टूडियो, मेरे अंकल थे, अब्बू मेरे के दोस्त, बिल्कुल सगे चचा की तरह से थे, वो फिल्म साथ थे, फिल्म मेकिंग करते थे। तो उस जमाने में उन्होंने एक फिल्म शुरू की हुई थी पंजाबी, चल सु चल। उस जमाने के सुपर एक्टर थे अकमल साहब। बहुत तो अकमल जो थे उन्होंने मुझे बड़ा पसंद किया, बहुत दोस्ती मेरी रही। तो मुझे शुरू में डायरेक्शन का शौक था, राइटर मैं शुरू से था, लेकिन मैं जी 3 क्लास में था, मेरी पहली नज्म जो है वो इमरोज अखबार बच्चों के सफे में छप गई, शायर भी मैं बन गया। लेकिन राइटर था मैं, लेकिन मुश्किल किस्म का राइटर था मैं, ऊट पटांग चीजें लिखता था जो बाकी नहीं लिखते थे। तो इस तरह से मेरा फिल्म का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर जब मैं 2-4 फिल्में बनी, उनमें मैंने काम भी किया। 2-3 फिल्मों में बदकिस्मती अच्छी वो ज्यादा उधर नहीं हुई, तो मुझे इत्तेफाक से रानी या उनके साथ 2-3 फिल्मों में काम करने का, बताओ आज मेरी शक्ल ऐसी है, लेकिन उस वक्त जरा बेहतर थी, आपको रिटायर हुए 10 साल से ज्यादा काम भी किया। तो ये मतलब है मेरा एक्टर मैं नहीं बनना चाहता था, लेकिन जहाँ मेरा डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, टेक्निकली कैमरे से मेरी दोस्ती है। और मैं समझता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, पाकिस्तान में यकीनन अच्छे अच्छे लोग होंगे। जब मैं वहाँ अमेरिका में, रेड कंपनी ने जो अपने कैमरों पे ट्रेनिंग के लिए लोगों को बुलाया हुआ था, 12 लोग बुलाए हुए थे, तो एक इंडिया से थे, एक मैं था, एशिया में से, वाह, बाकी मुख्तलिफ थे। बाद में जब 3 माह हमारे कंप्लीट हुए तो उस वक्त जो है एक सिंगापुर से और एक हांगकांग से भी 2 लोग आ गए थे, मगर वो हमारे बहुत जूनियर थे। तो मकसद है, फिर वो जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते, चीजें बनाते, तो फिर एक ऐसे ही अल्लाह की तरफ से ये बात चीजें ऐसी होती हैं, बाज़ औक़ात जब आप मुश्किल में फंसे हुए होते हैं तो अचानक जो है ना एक टर्न ऑफ लाइट ऊपर से पड़ती है आपके दिल के ऊपर, आपको रास्ता मिल जाता है, रोशनी मिलती है आपको। वो रेड का और दूसरे कैमरों का बेसिकली उलट का हिसाब है कि जिस कलर को जो है वो तमाम बाकी कंडेम करते हैं, ये उसी से कलर से उठाता है उसको। तो वहां पे मेरी कोई बात हुई उनसे, कोई 1-2 टेक्निकली काम हुए, तो उन्होंने मुझे रेड कैमरा गिफ्ट किया। वाह, जो और एसेसरीज उसकी तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए की थी उस वक्त। खैर, मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े जौहरे काबिल हैं, बड़े शानदार लोग हैं, मुल्तान में बड़े बड़े लोग हैं, और दुनिया भर में जहां मैं जाता था
कोई ना कोई मुल्तान से आदमी ऐसे पहुंच जाता था। वहाँ मैं टेक्सास टीवी पे प्रोग्राम करता था, तो एक दिन एक साहब आ गए और वो आके मुझे मिले, बड़े खुश हुए मिलकर और कहते हैं यार मुझे बड़ा अच्छा लगा है। जब वो बोलने लगे तो मैं उनको देखने लग गया, अच्छा उर्दू मेरे से बोल रहा है। अच्छा मैंने उनको कहा कि लहजा आपका जो है वो उर्दू का डिफरेंट है, तो कहने लगे यार मैं सराइकी हूँ, मैं जामपुर का हूँ। मैंने कहा लो भाई। तो फिर उन्होंने बताया कि 45 ईयर से मैं यहाँ हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं जा सका। तो ये आज जो आप सिस्टम बनाया हुआ है, तो मेरी दिली दुआ है कि रब्बुल आलमीन कामयाबियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अता करें, लोगों में पॉपुलैरिटी हो, अच्छा सिस्टम बने इसका। तो लेकिन इसको पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। डेफिनेटली। मैंने जैसे बात का आगाज किया है दोस्तों, तो प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब का एक सवाल वो थोड़ी देर बाद करूंगा फनकारों को तरबियत के हवाले से, लेकिन मैं जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ बहुत सारे टीवी चैनल्स काम कर रहे हैं। वो लाइव स्ट्रीमिंग पे भी हैं, आपकी डिश पे भी हैं, केबल पे भी आ रहे हैं। लेकिन आमिर फ़हीम साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले, जब अभी बाकायदा तौर पे यहाँ शुरू नहीं किया गया था टेलीविजन का सिलसिला, तो उन्होंने मुल्तान टेलीविजन नेटवर्क का आगाज किया था। उसकी कहानी सुनते हैं। जी, मैंने उसके लिए आसिफ साहब बहुत मुझे सरमाया खर्च करना पड़ा, जी। क्योंकि पाकिस्तान में वो हालात और तरह के थे, हाँ जी, प्राइवेट सोचा नहीं जा सकता था। जी बिल्कुल। तो मैंने बड़ी कोशिश करके, तो मैं हांगकांग में एक कंपनी के साथ जाके मैंने मुआहदा किया ठीक। और वहाँ से मैंने जो है वो इनको ऑन एयर किया, और मुल्तान टेलीविजन नेटवर्क के नाम से MTN मैंने बनाया, जिसमें मेरे साथ कुछ लोग शामिल हो गए और बाद में उसको तब्दील करके NTM बना दिया गया। ठीक है। लेकिन शुरू में ही मेरा उनका ज़रा मुख्तलिफ रहा हिसाब, उनकी मतमय नज़र और था, मेरा कुछ और था, तो हम उस पे कायम ना रह सके। तो बहरहाल ये उसके बाद मैं काम करता रहा। फिर आपको मालूम है कि फिर मैंने मुल्तान टीवी के नाम से अपना मैंने चैनल जी बनाया, बिल्कुल, मुझे याद और है। उसको मैं 2 तरीकों से मैं ऑन एयर कर रहा था। प्राइवेटली भी उसको बाहर से मैं मैनेज कर रहा था, और एशिया सेट पे भी बाद में मैं आया था, टर्किश पे भी रहा, वैसे हांगकांग से मेरा उससे चलता रहा। बाद में उसको मैंने लोकली बहुत सी मुख्तलिफ नेटवर्क बना के, तो केबल पे भी मैं उसको लाता रहा हूँ, जी, केबल्स पे। मुझे याद आता है। और एक ज़माने में मतलब है कि उस वक्त भी मुझे ये सारे चैनल आज बड़े-बड़े नाम हैं, जी। तो ये वो आते रहे। हत्ता कि मतलब है वो सेब या रोही के जो लोग थे, वो शुरू में आते थे तो चाहते थे कि हम ऐसा करना, तो मैं कहता रैकी करो और मेरे साथ बैठो। तो मुझे खुशी हुई जब मैं सुनता था, तो वो कहते यार चैनल वो शुरू हो गए, ऑन एयर हो गए, लेकिन कभी-कभी कहते थे कि हम आपसे बहुत खौफज़दा होते हैं। व्यूवर ऐसा है कि अभी प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब ने एक बात की कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम ये रहता है कि हम आगे मुंतकिल नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को अपना फ़न ना दें, फिर हमारी शायद जगह नहीं रहेगी। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब, उन्होंने पाकिस्तान में ऐसे-ऐसे फ़नकार मुतारिफ़ कराए हैं, जिनका मैं ज़िक्र इन्हीं की ज़ुबानें आपको सुनाऊँगा। लेकिन एक छोटे से वक़्फ़े के बाद फिर हाज़िर होते हैं। जी, वेलकम बैक टीवी आसिफ खैतरान। और मेरी आज की मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब हैं। और मैंने वक्फ़े पे जाने से पहले आपसे बात की थी कि जब हम पहले बात कर रहे थे, तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सी रिवायत है कि जो किसी भी काम में माहिर हो, वो कोशिश करता है कि वो आगे मुंतकिल ना करे। लेकिन प्रोफेसर आमिर फ़हीम के हवाले से मैं कहूँ कि चूँकि इनका ताल्लुक आर्ट से है, पहले माहिर तालीम रहे तो बच्चों में तालीम बाँटते रहे, उनको रोशनी देते रहे इल्म की। उसके बाद साथ-साथ चूँकि फ़न का इनका शौक है, तो मैं चाहूँगा कि बहुत बड़ी शख्सियत, मैं इनमें से एक का नाम लेता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अताउल्लाह खान ईसा खैलवी साहब, आज शायद दुनिया उनसे मुतारिफ ना होती अगर प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब ना होते, और इसी तरह हज़ारों। तो ये कैसे आमिर भाई आपको कि नहीं जी, भले सीखा हुआ है तो ठीक है, बच्चों को ये चीज़ें दें? आसिफ साहब, ये बड़ी ट्रेजेडी है कि हमारा बरे सगीर का और मशरिक का ये मिजाज है
कि हमारे पास कोई गुण आ जाए, हुनर आ जाए, तो हम उसको छुपाते हैं। आदमी मर जाता है मगर अपनी औलाद को ट्रांसफ़र नहीं करता। बड़े बड़े होकर हकीम आए, बड़ी बड़ी चीज़ें दरियाफ्त की उन्होंने, मगर वो उसको नहीं बताते। बड़े बड़े म्यूजिशियंस आए, बड़े बड़े गुलकार आए, वो रागों को अपने साथ लेके चले गए। सही। लेकिन यूरोप में आप जाके देखें, आप कोई दवाई उठाएं, उसके बाहर सारा पूरा लिखा हुआ होगा उसका क्या कुछ है। म्यूजिक जितना आया उनकी किताबें छपी हुई मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, तो हम मिजाजन खसीस हैं। हम किसी को ट्रांसफ़र नहीं करते कि दूसरा जो है वो कहीं अमीर ना हो जाए, दूसरे का नाम ना हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको दिलगुर्दा जो है वो दिखाना पड़ता है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब होता था, तो वहाँ पे रिवाज तो यार एक को, जैसे आजकल हमारे यहाँ सराइकी में एक लफ्ज़ चला हुआ है मुर्शिद, हर एक को मुर्शिद कह दो, बस मुर्शिद कह दो। सही। वो ऐसा मुर्शिद हुआ है कि वो जिसको हम मुर्शिद कहते हैं वो लगता है कि ये बेमुर्शिद है। तो वैसे भी हमारा मिजाज है, हम कितना मुतबर्रिक लफ्ज़ है हजरत, हम कहते हैं यार तू बड़ा हजरत है। सही कितना बड़ा मुतबर्रिक लफ्ज़ है उस्ताद, हम कहते हैं यार तू बड़ा उस्ताद है। बिल्कुल। हमने तज़हीक का रवैया इख्तियार किया। लफ्ज़ उसकी मैंने वजह है। आज़िफ़ भाई, मुझे खुशी होती है कि मैं ज़िंदगी में मैंने सीएसएस में टॉप किया, मैं आला तरीन ओहदों पे था। हमारे यहाँ आम तौर पर प्रोफेसर्स हज़रात जो है वो लेक्चरर पहले भर्ती हो जाते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद इम्तिहान मुकाबले में बैठते हैं, फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं। मैं बड़े बड़े ऑफिसर से छोड़कर मैं लेक्चरर बना, वाह। और सारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए कि मैं समझता हूँ कि उस्ताद का इतना बड़ा मकाम है कि हुजूर सरवर कौंसल को कोई उस्ताद नहीं दिया गया ताकि वो उनकी अजमत उनके पास, अल्लाह ने उनका अपने पास रखा वो मनसब। बिल्कुल। तो आप किसी को रास्ता दिखाते हैं। मैंने तकरीबन, मेरा अंदाजा है, मुझे मालूम नहीं, कम बेश हो सकता है, लेकिन मैंने कोई 485 के करीब फिल्म आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, गुलकार और हर शोबे में, आज बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, बड़े बड़े गुलकार बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी हीरोइंस बैठी हुई हैं, और बड़े बड़े लोग ये मीडिया में बैठे हुए हैं। तो मुझे क्या होता है, मुझे खुशी होती है। मेरा एक हार्ट सर्जरी थी, तो उसके बाद जब वो हैंगओवर उतरा तो मैं वहाँ पे था बैठा हुआ, तो 7-8 बंदे खड़े थे, तो मेरा तारुफ हुआ, उन्होंने बताया कि जी ये आपकी टीम है जिन्होंने आपकी सर्जरी की। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मिला, मैंने कहा बड़ा अच्छा किया आपने एक बंदा बचा लिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने बंदा तो बचाना ही बचाना था, ये तमाम लोग आपके शागिर्द हैं। वाह, जबरदस्त। अच्छा, मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, मुझे अपने बच जाने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी मुझे ये खुशी थी कि मेरे मसीहा जो हैं वो मेरे हाथों के लगाए हुए पौधे हैं। बिल्कुल। तो मैं हर जगह, मैं शायद दुनिया का वो अकेला बाप और अकेला रूहानी बाप हूँ कि जहाँ मैं किसी को देखता हूँ ऊंची चीज पर, मेरे अंदर 5 करोड़ बुराइयां होंगी आसिफ साहब, लेकिन एक खूबी मुझे अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि मुझे जहां टैलेंट नजर आएगा मैं उसकी तारीफ व तौसीफ करूं माशाल्लाह। और यही जहां मुझे महसूस हो कि ये ट्रबल में है, मैं खुद ब खुद उसके पास पहुंच जाऊंगा, उसकी मैं मदद करूंगा उसको आगे लाने में। और मैं समझता हूं कि रब्बुल आलमीन ने मुझे इसी काम के लिए पैदा किया। अच्छा, इतने सवाल और इतने पहलू हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से बात आगाज करूं दोबारा से। ऐसा है कि मुझे इनकी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज चूंकि मेरा है देखने का मौका मिला, और विवर ये वो जमाना था जब क्रेन नहीं थी, जब आज का ड्रोन नहीं था, और पहाड़ों पे शूट करते थे आमिर फहीम साहब। आमिर साहब, मुझे वो तो सीन बताएं, वो जो आपने रिकॉर्ड किया वो कैसे किया, जबकि ना क्रेन थी ना ड्रोन का जमाना आया था, वो तो आज की बात है कि आपने एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की, मेरे ख्याल में फोर्ट मनरो में आपने रिकॉर्ड की, और वो उसका एक सीन लिया, वो मेरे जहन में नक्श हुआ है वो। तो उसकी तरफ आसिफ भाई ऐसे हुआ कि मैं मुठ मेरी आसमान सराइकी सीरियल में बना रहा था। अच्छा। और उस वक्त मैं 637P के सोनी का लेटेस्ट कैमरा आया हुआ था, और मैं लेटेस्ट उसमें जापान से मैं लेके आया था। ठीक है। और मुझे खुशी ये थी कि वो जब कंपनी ने उसको लॉन्च किया वहीं पे ही मैं उसके खरीदार में शामिल था, मौजूद थे आप वहाँ से। और वो मैं यहाँ लेके आया तो उसके ऊपर आके मैंने, वो बीटा कैम था। अच्छा। तो यहाँ तो पहले वो सिस्टम ही और थे, ज़रा यूमेटिक पे चल रहे थे, तो मैं बीटा कैम लाया। तो मैं वहाँ सखी सफर से कोई 50-60 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर हम वहाँ पे थे। हम
एक एक्शन सीन जो है वो फिल्मा रहे थे। तो वहाँ पे वो मैं मकामी बलोच दोस्त थे, उनको भी मैंने उसमें इन्वॉल्व किया हुआ था। तो वहाँ के जो एक सरदार थे, मुझे उन्होंने कहा कि आपकी आंखें काम करती हैं? मैंने कहा हाँ काम करती हैं थोड़ी बहुत। तो उसने कहा जी वो देखें सामने सफ़ेद सी चीज़ आपको नज़र आ रही है? मैंने कहा हाँ हाँ नज़र आ रही है। तो कहते इसके साथ, तो वहाँ से जो मैंने देखा तो वो सखी सरवर साहब का मज़ार नज़र आ रहा था, बिल्कुल छोटा सा, और वो जो ऊपर पहाड़ी पे 2 कब्रें हैं वो नज़र आ रही थी। ठीक। अब वो जो मैंने देखा, तो मैं सीरियल का राइटर भी था, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था, तो फौरी तौर पर जो है ना वो मेरे ज़हन में वो ख्याल आया। जुनैद जमशेद लोगों ने वो सॉन्ग गाया था, पीरा हो पीरा, सोना पीरा पुकारा मेरिया, वो मेरा था लिखा हुआ। तो मैंने वो किया ऐसे। तो अब एक सिचुएशन मैंने बनाई, हीरोइन को मैंने बिठाया, मैंने कहा यूं हाथ पकड़ो और ये कटोरा पकड़ो और कहो कि मेरे हाथ कटोरा खीर दा, उचाना लाला वाले पीर दा। तो ये उसको कटोरा दिखा के पहले मैंने बनाया, मैं कैमरे पे खुद था। तो वहां से मैंने उसके कटोरे से ले जाके जूम करते हुए मैं, जब वो कहती है पीरा हो पीरा, तो वो मैं वहां पे ले दरबार शरीफ। अच्छा, अब ये सीन जो बनाना था, जिस जगह से 3-4 जगहों से मैंने बनाया, मुझे मजा नहीं आ रहा था। तो आगे एक खाई सी थी, अच्छा, वहां से बनता था वो। तकरीबन 35 kg का वो स्टैंड और वो बॉडी का वो बना हुआ, वो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने ऐसे किया कि उस वक्त हमारे पास चीजें ऐसी नहीं थी, मगर वो रस्से वस्से बांध के मैंने अपने साथ, तो मैंने उनको कहा कि यहाँ मुझे रखो, हवा में मेरी टांगें, और कैमरे पे वो मेरे कैमरा है वो बंधा हुआ है कैमरा। खैर उसके बाद मैंने वहां से शूट किया उस सीन को, हवा तो में वो हवा में लटकते हुए मैंने सीन किया। और वो खातून सितारा थी, उसने माशाल्लाह इतना खूबसूरत पिक्चराइज करवाया पूरा उसने, कोई मुझे रीटेक ना हुई। तो जब उन्होंने मुझे दोबारा खींचा ऊपर की तरफ, तो वो परेशान हो गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो पीछे हाथ लगाया तो वो मेरी पूरी शर्ट जो है वो खून से भरी हुई थी। तो कहते हैं ये क्या है? तो मैंने वो शर्ट उतारी, तो वो एक बकायदा पूरे पत्थर की एक नोक थी, वो अंदर घुस गई थी। लेकिन मैं इन्वॉल्वमेंट में था, और उसके साथ ये जब तक आप इसमें पूरा डूबेंगे नहीं उस वक्त तक तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो मैंने वो सीन बनाया। तो उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं। आसिफ साहब, हुआ ये कि वो पत्थर के 2 टुकड़े अंदर रह गए। मैं 3 साल तक तकलीफ भोगता रहा, और 4 मेरे ऑपरेशन हुए, और फिर जाके वो मेरा लाइनअप मेरी क्लियर हुई, और लेकिन सीन मैंने ले ली। वाह, व्यूअर, ये मैंने अभी आपको कहा ना कि मेरे साथ जो शख्सियत ऐसी हैं, और मैं आपको अर्ज करूं कि बहुत पीछे हम जाते हैं, आज से तकरीबन 30 साल पहले हम जाते हैं। तो 9 नंबर जो चौक है हमारा मुल्तान का, मुल्तान में बसने वाला हर शख्स जो है वो जानता है, आज वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा फ्लाई ओवर बन चुका है। आज वहाँ बड़ी खूबसूरत सा उसका गोल चौक बन चुका है। ये आज से 30 साल 35 साल पहले नहीं था। मैं अपनी याददाश्त के हवाले से बात करूँ, लेकिन ये उससे पहले की बात होगी। वहाँ शमसाबाद कॉलोनी है, एक सड़क जाती है जो ख़याम सिनेमा पुराना होता था उस तरफ, और एक आम खास बाग रोड कहलाती है जो घंटाघर की तरफ जाती है। तो इस कॉर्नर पे प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब ने अपनी एकेडमी बनाई हुई थी। ये एकेडमी किस लिए बनाई हुई थी? जी हाँ, वो आसिफ साहब एक ऐसी एकेडमी थी जिसमें नर्सरी से लेकर MA MSc तक की क्लासेस होती थी। ठीक है, लेकिन उसमें आप साथ साथ अपनी जी, मैं फिर वो स्टूडियो मैंने गालिबन अपनी नौइयत का मैंने एक स्टूडियो बनाया, जिसमें मैं बड़ी मेहनत से सामान लाया, सिंगापुर, हांगकांग, जापान से मैं सामान लाया, वो स्टूडियो मैंने बनाया 24 ट्रैक का, रियल 24 ट्रैक का। नाम तो बहुत होते हैं सुने हुए, लेकिन हमारे यहाँ गालिबन उस वक्त तक फिल्म स्टूडियोज में भी 8 ट्रैक 1-2 जगह थे जहाँ 16 ट्रैक की मशीनरी थी, 24 कहीं पे नहीं थे। ठीक है, मैं 24 ट्रैक लेके आया था, और उसमें 8 और एक्सटेंशन हो सकती थी, 32 की उसमें गुंजाइश थी। लेकिन वो 32 हुए नहीं, 18। अब हुआ ये, आप यकीन करें, जब मैंने ये सिस्टम लगाया और मैंने गुलकारों से कहा कि भाई आओ और अब मेरे पास आके रिकॉर्डिंग कराओ, तो मेरे पास 1 साल 4 महीने तक मेरे पास कोई बंदा नहीं आया। तो उसके बाद मैं बहुत मायूस हुआ,
और फिर एक कराची से दोस्त आए, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि आप मुझे दे दें, तो मैंने उनको दे दिया। और जो मेरे अखराजात थे वो भी बहुत दूर दूर तक पूरे ना होना, लेकिन उसके बाद मैं निस्बतन कम कीमत की मशीनरी ले आया। लेकिन फिर ये हुआ कि जब मैंने रिकॉर्डिंग्स शुरू की, अल्लाह के करम से पाकिस्तान के हर बड़े गुलकार को मैंने रिकॉर्ड किया, सिर्फ बड़े से बड़े। पाकिस्तान के बड़े फनकार को इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बाद ये मुल्क से बाहर, उसके बाद नहीं, इस दौरान ये मुल्क से बाहर भी जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, वहां जाके धुनें तरतीब देते हैं, अंग्रेजों को परेशान कर देते हैं। कैसे परेशान करते हैं, एक वक्फे के बाद बताएंगे हम आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर वापस आज के मेहमान के साथ मजीद गुफ्तगू। जी वेलकम बैक। आसिफ खेतान के साथ आज चाय पे इनवाइटेड हैं मेरे प्रोफेसर आमिर फ़हीम, और वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ, मैंने पहले शुरू में आगाज में कहा था कि इनकी शख्सियत के बेतहाशा पहलू हैं। डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, फनकारों के सरपरस्त हैं, शायर हैं, साथ साथ एक बहुत मुश्किल काम कि आपके सामने मौजूद है, किताब है, आप उस कागज है, आप उस पर शायरी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि आसान कर लिया जाता है कि आप मुसव्विर हैं, आप सामने। सबसे मुश्किल कामों में से काम है तख्लीक करना एक धुन को बार, जब आप उसके बाद फिर वापस आते हैं। आप जनाब ये कुछ भी करते रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। जरा इसका हवाला मेरे आसिफ साहब, मैं एक छोटा सा वाकया दिलचस्प सा है कि मैं टैलेंट कैसे तलाश करता था जी। मुझे अल्लाह ने 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता फरमाया, तो मेरी बेगम साहिबा ने कहा कि हम सरायकी में झंड कहते हैं कि बाल पहले जो है, ये हम कोट मिटन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के मज़ार पे, हम वहाँ चले गए। शदीद गर्मियाँ, 2-2:30 बजे का टाइम था। हम वहाँ पहुँचे, जूते शूते हम उतार रहे थे, तो अंदर वहाँ पे एक कव्वाल बैठे हुए थे। अच्छा। तो वो वहाँ पे वो सिंगिंग कर रहे होते हैं। ठीक। आसिफ साहब, मैं जो ही मैंने शूज उतारने किए तो वो चेंजिंग हुई, तो एक गुलकार आया, उसने आके तान लगाई, तो उसने तो मेरी रूह ऐसे खींच ली ऐसे। वाह। अच्छा, मेरे शूज थे बड़े, वो तस्मे वस्मे मैं कस के रखता था, वो मैं खोल रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे देर लग गई। ठीक है। तो जितनी देर में मैं जूते उतार के मैं पहुंचा, वो गाना उसका खत्म हो गया था। ओके। अच्छा, तो मैं अंदर गया तो पूछा अभी कौन गा रहा था, तो कहने लगे कि अभी वो गा रहा था, उठ के चला गया। तो मैं परेशान हो गया कि भाई मैं उसको ढूंढूं। तो मैं पूछ रहा था अभी कौन गा रहा था, अभी कौन गा रहा था, अभी कौन गा रहा था। तो इतने में मैंने देखा एक साहब खड़े थे, और वो सिंधी टोपी उन्होंने रखी हुई, तो किसी ने कहा कि ये गा रहा था। तो मैं वहाँ पे चला गया, तो मैंने उसके पास जाके कहा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं वालेकुम सलाम। मैंने कहा ये जो बेन यार मिठल अभी काफी ख्वाजा साहब की थी, ये आप गा रहे थे? कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा हाथ मुझे दिखाओ। उसने हाथ दिखाया, मैंने उस हाथ को चूमा। मैंने कहा ये मैंने आज तक इससे खूबसूरत काफी गाते हुए मैंने नहीं देखा। और माशाअल्लाह क्या कमाल आपको अल्लाह ने आवाज दी है। ये मेरा कार्ड है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है, मेरा भी स्टूडियो है और मेरी कंपनी है, मैं कैसेट्स वगैरह रिलीज करता हूँ। तो आप मुल्तान तशरीफ ले आए तो मैं आपके रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। वो मुझे देखते ही कहते वाह मेरा सोना, अल्लाह खीर मेरी गाल सुन गई थी। अच्छा, मैं उसकी ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा भाई खैर? कहता है जी आमिर फ़हीम साहब है ना आप? मैंने कहा हाँ। आप मुझे जानते हैं? कहता हाँ जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई खैर है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे नेगेटिव बात हो। कहता है जी कोई 5-6 साल पहले की बात है, तो यहाँ ख्वाजा फरीद साहब के उर्स पर मेला था, तो उसमें मौसीकी का भी प्रोग्राम किया गया था, तो आप उसमें गेस्ट आए हुए थे, तो आप सबको सुन रहे थे। जब मेरी बारी आई तो आपने ना लोगों से बातें करना शुरू कर दी, तो मेरे बड़ी तकलीफ मुझे पहुंची। मैंने कहा यार ये मैं बड़ा मेहमान यही है और ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो मैंने अल्लाह से कहा कि अच्छा अल्लाह सैया जे तू आई तई बंदे का मड़का भानते ही को मेरे खोल के ना। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा देखो मैं अब आपके पास आया खड़ा हूं और मैं हैरान हूं, आप मेरे लिए दुआ मांगते रहे हैं। अच्छा, वो आया
खादिम डेरवी उसका नाम था। वाह वाह। वो आया और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की, और आप यकीन फरमाएं आसिफ साहब के जो भी मेहमान आते, नुसरत फतेह अली खान साहब आए, अताउल्ला आया, जो भी आता, मैं उसको कहता यार छोड़ो सारी बात, ये काफियां सुनो। वाह। जो भी है वो उंगलियां मुंह में दांतों दाब में के बैठे होते थे, कहते क्या आवाज है, क्या चीज है। उसका मैंने कैसेट रिलीज किया, तो इतना कैसेट वो बिका कि हम उसको पूरा ना कर सकते थे, लोगों ने कॉपी कर करके बेचना शुरू कर दिया। अब मुझे हर जगह से फोन आ रहे हैं कि जी कैसेट भेजें, लोग कॉपी कर कर बेचे जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने नहीं भेजना, लोगों को कमाने दो, ये अल्लाह ने इनके रिज्क के लिए जो है ये इसको गुलकार को ऐसे भेजा है। तो ये सारा कुछ मेरे अंदाजे के मुताबिक, उस वक्त के हालात के मुताबिक 18 से 20 लाख कैसेट उसका बिका। वाह माशाल्लाह। मैं जैसे अभी मैंने आपसे जैसे सवाल किया है कि आप माशाल्लाह जहां अपने फन को ऐसे लोगों को, हीरो को तराश के लोगों तक पहुंचाया। कुछ दिन पहले हम बैठे हुए थे तो ऐसे बातों बातों में जिक्र हुआ था कि आप बाहर गए, अमेरिका अक्सर आपका जाना रहता है, आपके अजीज रहते हैं, हमारी भतीजी भी वहां रहती हैं। तो एक बच्ची के हवाले से हम जिक्र कर रहे थे, मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, उसकी कोई कंपोजिशन आपने उसको बना के दी, कोई इस तरह की कहानी थी, जी हाँ मैं सुनना चाहता आसिफ हूँ। साहब, वो ये हुआ इत्तेफाक है। मैंने आपको बताया कि वहाँ मैं टेक्सास टीवी पे प्रोग्राम वगैरह करता था, जी तो वहाँ पे मैं बैठा तो ऐसे ही इत्तेफाक से बाहर घूमते फिरते तो वॉक करते थे, वॉक करते करते जो जब बंदा थक जाता है तो बैठ जाता है। वही वहां पे लोग किताब से मोहब्बत करते हैं, वो थके दौरान में भी किताब पढ़ने लग पढ़ते जाते। रहते। तो मैं एक बेंच बैठा, वहां ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई खातून बैठी हुई है, हाँ बंदा बैठा तो आप बैठ जाएं, तो वहाँ मैं का भी वहां पे बैठ सोसाइटी गया। और है। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो कोई पेंसिल स्केच से कोई चीज बना रही थी, साथ वो गुनगुना रही थी। ओके। अच्छा, गुनगुनाते हुए स्पेनिश में गुनगुना रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी। तो मैंने, वो छोटी बच्ची थी, मतलब कोई 22-23 साल की, ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि मैम अगर आप बुरा ना माने तो जरा आप ऊंची आवाज में गुनगुना दें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो बड़ी खुश हुई, तो उसने वो मुझे सुनाया। तो मैंने कहा ये किसका गीत है? उसने कहा ये किसी का नहीं है, ये मैंने लिखा है और ये गीत मेरा है। मैंने कहा अच्छा, आप शायर हो? कहती हैं हाँ, मैं शायरी भी करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ, ये सॉन्ग मैंने लिखा है, भाई मेरा गिटार बजाता है और मैं जो है ना वो सिंग करती हूँ। मैंने कहा भाई वाह वाह। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मेरा ये शौक है, तो मैं ये सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो वहां बैठे बैठे उसके बाद 2-3 दफा मेरी वहां पे उनकी मुलाकात हुई। तो एक दिन उसने मुझे दावत दी कि आप हमारे घर आए। तो मैं गया, उन्होंने बहुत अच्छा एंटरटेन किया, अपने वालिदैन से मिलाया। तो वहां उस बच्ची ने और उसके भाई ने बैठ के सिंगिंग की। आसिफ साहब, वो कोई गाना था? वाह। अच्छा, मतलब है कि मेरी बहुत कमजोर है स्पेनिश, सुन लेता हूँ, बोलने में बहुत मुश्किल होती है, मगर ये ऐसे लगा, मैं आपको बताऊं, जैसे वो नूरजहां का गाना है ना, जदों होली जई लेना लेने मेरा, मेरे नाम में इसमें जब वो कहती है ना मैं थाम मर जान, जान ओ हो, बड़े से बड़ा गुलकार ये जगह नहीं गा सकता। निभा नहीं सकता। मैं सही। थाम मर जानी है, ये नहीं गाया जा किसी से बड़ा, बजा ये नूरजहां ही बहुत गई है। बहुत मुश्किल, वो नूरजहां का ही अच्छा, एहसास। यही की यही कैफियत उसकी उस गाने में थी। वाह। तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। तो मैंने उसको कहा कि ये तो गाना रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो कहती हमें तो नहीं आता। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं। हमने वहीं बैठे बैठे सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड किया, उसको बैठ के वहीं मैं उन्हीं पे बैठ के वो माइक वाइक लगा के हमने ये किया। तो फिर उसने कहा कि एक हमारा दोस्त है वो कंपोजिशन बनाता है, मैंने कहा उसके साथ हो गया, एक छोटा सा ट्रैक बन गया, ट्रैक के ऊपर उसने गाना गा दिया। मैं अपना कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया, बाहर ले जाकर मुख्तलिफ लोकेशन पे बैठ के मैंने उसको पिक्चराइज करके, उसको एडिट करके उसका मैंने सॉन्ग बना दिया। वो सॉन्ग बनाया तो वो कहने लगी कि मेरी ना वालदा की जो है वो बर्थडे आ रही है, तो आप उस पे आए। तो मैंने कहा अगर तुम प्रोजेक्टर का एहतमाम कर लो वाह। तो उसने बताया कि प्रोजेक्टर तो नहीं है, वो मेरी एक कजन है, उसके पास वो मोबाइल है जो प्रोजेक्टर पे वो आजकल ठीक है। आया हुआ है, ठीक वो ठीक दिखाते हैं। ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, उसी से देखेंगे।
तो उस सालगिरह पे वो सॉन्ग चला, बाकायदा प्ले हुआ साउंड सिस्टम के साथ। इतना तो मुझे भी अंदाजा नहीं था कि भाई इतना अच्छा बन गया है। तो वहां पे सबने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। वो बच्चे ने उठाया उसको और सारा कुछ करके उसको नेट पे डाल दिया। वो तो बढ़ने थी बदर, मतलब है कोई तकरीबन कोई 11-12 माह, 1 साल पहले तक वो तकरीबन 1.5 मिलियन तक वो माशाल्लाह देखा जा चुका था। फिर उसके उसने 3-4 और बनवाए मुझसे, मैंने बनाए वहां पे। ठीक है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि ये टैलेंट कोई जरूरी नहीं होता कि बहुत बड़ा गुलकार है तो पड़ा है। जितने हैं लोग, मैंने जितने लोगों को दरियाफ्त किया वो मुझे ऐसे ही मिल गए। सही, ठीक है। मैं एक लड़का दरियाफ्त करके लाया था जिसके गाने गाए हुए मुझसे, ये मैं बहुत बड़ी बात और बड़े मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं कि मैंने वो उस लड़के को रिकॉर्ड किया और उसके गाने नुसरत फतेह अली ने उठा के उन्हीं गानों पे 7 गानों पे नुसरत फतेह अली ने शोहरत हासिल की। वाह, जबरदस्त, क्या बात है, माशाल्लाह। वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, और इस तरह के साथ मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग आप उस टाइम को देखें। और नुसरत, क्योंकि जब नुसरत फतेह अली साहब ने ये गाने सुने तो उन्होंने कहा मुझे लड़का मिला। ठीक है। और वो जो है उस गुलाम शबीर उसका नाम था। अच्छा। आप देखें, मैं किसी वक्त आपको सुनवाऊंगा उसको। ठीक है। ऐसे वो जादू करके बांध देता है। वो पहला गुलकार है जो उसी तरह ऊपर जाता है, उसी तरह नीचे आता है। वाह वाह वाह। और उर्दू और सराइकी और पंजाबी में ऐसे गाता है जैसे वो पैदाइशी उर्दू बोलने वाला है, पैदाइशी सराइकी है, पैदाइशी पंजाबी, हर एक जुबान। वो ले गए उसको साथ अपने, और उनकी वफात के बाद ही वो वापस आया, मगर उसका पीरियड गुजर चुका था, अपना वक्त गुजार चुका था। आमिर फहीम भाई, ऐसा है कि आपने माशाल्लाह ज़ेवर तालीम से भी आरास्ता किया लोगों को, आपने फन के हवाले से भी ज्यादा लुत्फ किस में आया, पढ़ाने में आया या फन ये जो हमारा मीडिया है उसमें आया? आसिफ साहब, ये बड़ा शानदार सवाल है। जो क्लास में खड़े होके मैं पढ़ाता था, मैंने कभी कोई लेक्चर तैयार नहीं किया। ठीक है। और ये कभी नहीं सोचा कि मैंने अल्लामा बन के बच्चों को पढ़ा। सही। मैं फर्स्ट ईयर में गया हूं तो मैं बच्चों के उसी सतह पे उतर के बात की, और MA MSc को पढ़ाया, PhD के लिए गाइड कर रहा हूं तो उसको उसके सतह के मुताबिक किया और एजुकेट किया उनको। तो तालीम से इश्क मेरा था हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, मेरे आइडियल उस्ताद, और वही मेरी आइडियल शख्सियत भी थे। तो मैंने उसके लिए CSS छोड़ी, बड़े बड़े ओहदे छोड़े, बड़ा कुछ छोड़ा और उस्ताद बनना पसंद किया। जिंदगी भर में ने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई, हमेशा फ्री कोचिंग की है, कहा कि अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कि मेरा ईमान की हद तक जो है वो मेरा पढ़ाना है। सही। और मैं पढ़ाता हूँ, मुझे फख्र है कि मैंने अपनी मिसेस के कहा, अपने सारे बच्चों से कहा कि कहीं भी चले जाओ लेकिन पढ़ाना अव्वलीन शर्त रखो। इसलिए मेरी 2 बेटियां बड़ी जो हैं वो अमेरिका में प्रोफेसर हैं, और दोनों जो छोटी हैं वो भी एजुकेशन से ही वाबस्ता है, प्रोफेसर हैं सर। मतलब पहला जो है वो आपका इश्क कह लीजिए, वो तालीम है, उसके बाद फन है, फिर ये शौक है। बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्रीज, ये जो हम अपने इसमें है, फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री और म्यूजिक, इनमें से अगर कोई एक का इंतखाब करना पड़े कि सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, तो आप इसमें से क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि कभी आपका दाल खाने को दिल करता है, कभी आप कहते हैं मुझे चरखा खाना चाहिए, और कभी आपने अगर मुर्गाबी नहीं खाई तो आपका दिल करता है मैं मुर्गाबी भी खाऊं। ठीक है। तीनों अलग चीजें हैं जी शोबे उसके। और जब मैं फिल्म बनाता था तो मैं कोशिश करता था कि उसमें ग्लैमर ऐसी फजूल किस्म की ना डाली जाए। सही। लेकिन मैंने फिल्में जितनी बनाई हैं, मेरी 45 फिल्में, उनमें आप देखें मैंने 4-5 लोग नए जरूर मैं इंट्रोड्यूस करवाता था। ये अच्छा, ये जी हाँ, सीरियल रिस्क है, सीरियल तौर पे। जी हाँ, और वो सुपर हिट लोग हैं। अच्छा, सीरियल्स में भी यही काम किया, मौसीकी में भी यही किया। अलबत्ता डॉक्यूमेंट्री जो होती है, डॉक्यूमेंट्री में आपको बताना पड़ता है, रिसर्च है उसमें। अब वो 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मैं देखता रहता हूँ, दुनिया भर के चैनल्स देखता हूँ, मगर वो मेरे ही वसेब के हैं प्रोग्राम, उनको किसी ने टच नहीं किया। सही।
लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम उसको उनके ऊपर काम करें, कोई भी आदमी काम करे, तो वो सुपर हिट काम होगा। उसमें तालीम भी आ जाएगी, सही, आप मैथ एजुकेशन भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और लोगों को खुश भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है लोगों को खुश रखना, खुश करना, और ये शायद बहुत आसान भी है। लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा प्रोफ़ेसर साहब आज हमारे साथ इत्तेफ़ाक से मौजूद हैं, तो प्रोग्राम का वक़्त चूँकि करीब आ रहा है, हमने आज के प्रोग्राम को ख़त्म करना है। मैं प्रोफ़ेसर साहब, आज का बच्चा, आज का नौजवान सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से, भले वो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है या नहीं, वो चाहता है कि मैं सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचूँ, किसी भी सूरत। आप क्या उसे नसीहत करेंगे? आसिफ क्या साहब, बड़ी कहें? खूबसूरत बात आपने की है। और पाकिस्तान का नौजवान बहुत बड़ा टैलेंटेड है। मैं माशाअल्लाह। अमेरिका में था जब ये पाकिस्तान का क्राइसिस हो गया कि ये हो जाएगा, डिफॉल्ट पे जा रहा है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है और डॉलर की बड़ी ज़रूरत है, ये है। तो मैं वाशिंगटन डीसी में था वहाँ पे, तो मैं बैठा हुआ, तो वहाँ पे एक दोस्त बैठे हुए थे, पाकिस्तानी थे। जी, उन्होंने वो बात बताकर आसिफ साहब मुझे हैरान कर दिया। जी, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के देहातों में चोटी ज़ेरीन, सखी सरवर और फार फ्लंग एरियाज़। तौसा और इधर ये कबीर वाला और हजरो, और वहाँ के नौजवान देहातों से बैठकर डिजिटल मीडिया के जरिए इतना काम कर रहे हैं कि तकरीबन $45 मिलियन माहाना पाकिस्तान में ले रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो बहुत मैं ये कहता हूं कि नौजवानों को कि आप छोटे छोटे टिकटॉक पे लगे हुए हैं बेवकूफ़ाना चीज़ें बनाने में, ऐसे काम करने में, तो आप पॉजिटिवली आए और रास्ते ढूंढें अपने लिए और रोजगार पैदा करें। कोई हुकूमत का काम नहीं हर आदमी को नौकरी दे, बिल्कुल ठीक कहा। कारोबार दे। तो हम अपने लिए खुद रास्ते पैदा करें और हमारे नौजवान ऐसा कर सकते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि वो वक्त की कदर पहचाने, वक्त का जरिया है। आपके पास मोबाइल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब मुझे बहुत शिद्दत से एहसास है कि मेरे मेहमान शख्सियत जो हैं, जो आज मेरे साथ टीवी दासिफ खतरान में तशरीफ़ लाई हैं, उनकी शख्सियत के इतने सारे पहलू हैं कि आज की गुफ्तगू मुझे तृष्णा लग रही है। हम इन्हें फिर भी इंशाल्लाह ज़रूर दावत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर आमिर फ़हीम साहब, आप मेरी दावत पे तशरीफ़ लाए, आज मेरे साथ चाय पे आप मौजूद रहे, हमारे व्यूअर से आपने बात की। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।